So I'm there finally. So now let's restart. There are one or two more queries. Let me quickly take them up. Number one is that from Akshit, and that is syllabus अगर कम होता है तो क्या holidays ज़्यादा मिलेंगे? ये syllabus का decision कब होगा ये भी तो नहीं पता ना, है ना? I don't think that would be a basis of increasing or decreasing holidays. Manan asked कि क्या half yearly का decide हो गया? देखो half yearly होगा ये तो already decided है, और syllabus is still EMI, वो भी decided है. कैसे करेंगे? It would be a mix of what we have done during CPT. By the way, जो नया बोर्ड का पैटर्न है, ये तो तुम लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हो. जो नया बोर्ड का पैटर्न है, आई एम श्योर यू माइट बी नोइंग, उसमें 20 तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना? तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है कि इसी तरीके से करेंगे जैसे अभी कर रहे हैं. सब्जेक्टिव में जो प्लान चल रहा है इज दैट, जो इनफैक्ट बाकी सब्जेक्ट में ऑलरेडी हो रहा है, दैट यू विल हैव टू टेक द पिक ऑफ द आंसर शीट and then send it across in a certain way. उस वे पे कुछ सॉफ्टवेयर ट्राई किया जा रहा है, तो लेट्स सी फाइनली व्हिच वन इज डिसाइड. ठीक है ना? लेट्स सी. सत्यम has asked कि सीबीएसई सिलेबस कम होगा या जे सिलेबस कम होगा. देखो माय गेस है सारे सिलेबस कम होंगे. क्यों? क्योंकि लुकिंग एट द इंस्टेबिलिटी, चलो एमडीपीएस में तो फिर भी क्लासेस हो गए, बट जैसे मैं तो जानता हूँ यहाँ पे लोकली अपने आसपास की जो स्कूल्स है, बहुत जगह क्लासेस नहीं हो रहा. इवन फरीदाबाद में भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ स्कूल्स में क्लासेस नहीं हो पा रहे, और अच्छे स्कूल्स में नहीं हो पा रहे. मतलब नॉट दैट सम गली वाला स्कूल नहीं, जैसे चलो तो सारे नाम याद नहीं, बट जहां तक जैसे मान लो होली चाइल्ड में शायद नहीं हो रहा. अब होली चाइल्ड इज नॉट अ स्मॉल स्कूल, ठीक है ना? तो आई एम नॉट वेरी श्योर वेदर माय इंफॉर्मेशन राइट और रॉन्ग, बट ऐसे कई सारे स्कूल्स है जिसमें क्लासेस नहीं हो रहे. तो देयरफॉर द मिनिस्ट्री नोज ऑल दिस थिंग्स. और कई जगह तो थोड़ा सा रूरल बेल्ट में तो क्लासेस और भी नहीं हो पाएंगे क्योंकि वहां पे तो इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम. सो लुकिंग एट वेरियस थिंग्स, आई मीन सिलेबस इज स्टिल अ इशू व्हिच मिनिस्ट्री विल डिसाइड, एंड गेस इज दैट इट विल बी स्लाइटली रिड्यूस्ड. अब वो रिड्यूस्ड 1-2 चैप्टर करते हैं या 3-4 चैप्टर करते हैं, दैट इज अप टू देम, स्केल एंड अमाउंट, बट द वर्ड इज दैट देयर विल बी अ रिडक्शन. ओके, शिवम सेज कि नहीं होली चाइल्ड में क्लासेस हो रहे हैं. एक्चुअली अभी एक स्टूडेंट के फादर के फोन आया था, वो ना कुछ फाउंडेशन क्लासेस के लिए फोन आया था, तो वो पूछ रहे थे कि मतलब, तो उन्होंने ये बताया कि उनके स्कूल क्लासेस नहीं हो रहे. अब होली चाइल्ड है, कौन सा स्कूल है थोड़ा सा इस वक्त याद नहीं आ रहा है, बट फरीदाबाद के और डिसेंटली नोन है, मतलब एटलीस्ट आई नो द नेम ऑफ द स्कूल है. इस वक्त रिकॉल नहीं हो पा रहे, वो अलग बात है. तो वहां पे क्लासेस नहीं हो रहे, वहां पे दे आर सेंडिंग स्मॉल वीडियोस ऑफ सम टॉपिक्स एंड विद सम नोट्स एंड ऑल, कुछ ऐसे मैनेज कर रहे हैं. एनीवे लेट्स प्रोसीड. अमित, दिव्यम has given some vaccine related news. I mean, शायद पतंजलि में कुछ टेस्ट हुआ एंड ऑल. लेट्स सी. ध्रुव has asked कि 11th 12th बोथ में रिड्यूस होगा या किसी एक में? बाप रे, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस. आलोक has asked कि पेपर्स पोस्टपोन होंगे जेई के या यू नो बोर्ड्स के. तो देखो पेपर पोस्टपोन वाला शायद जरूरत नहीं पड़ेगा, बिकॉज एज पर द मैथमेटिकल मॉडलिंग दैट दे हैव डन, वो पीक आ जाएगा करीब करीब जुलाई या मिड या जुलाई एंड, पीक ऑफ द नंबर ऑफ केसेस, एंड देन द नंबर ऑफ केसेस विल स्टार्ट रिड्यूसिंग. In fact, this has been the trend in every country, में कि वो पीक पहुंच के फिर रिडक्शन मोड में आ गए. तो इंडिया will also reach its peak and then it will start reducing, and by that time maybe October November तक हो सकता है कि वैक्सीन भी आ जाता है. I don't know. So therefore multiple reasons are there due to which I am saying this, that there could be reduction in the syllabus, but maybe not required as far as the dates are concerned. शायद उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं हो. Anyway, let's move ahead. उस दिन हम लोग इंडक्शन के बारे में बात कर रहे थे, इंडक्टेंस रादर, और हमने देखा था कि यू नो इंडक्टेंस अगर रखते हैं हम सर्किट में तो उसका क्या असर होता है.
बट आज हम लोग बात करेंगे मल्टीपल इंडक्टेंसेस. सो मल्टीपल L. जैसे जैसे सबसे पहले L इन सीरीज. L1 and L2. I'm assuming that they are very far. Now you might say कि far करने के पीछे क्या रीजन है? फार करने के पीछे रीजन ये है कि अगर मान लो फार नहीं रखोगे, इन दैट केस पता क्या होगा, जैसे इसका फ्लक्स थोड़ा सा इसमें भी जाएगा. सो देयरफॉर नाउ नॉट ओनली देयर विल बी अ सेल्फ इंडक्टेंस बट आल्सो अ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ वन ऑफ देम ओवर द अदर, इसका इसके ऊपर एंड सो ऑन. अच्छा, उसपे भी एक इश्यू है कि अटैच कैसे किया गया. जैसे जैसे मान लो इसकी वायरिंग से ऐसे करके यू ऐसे ऐसे, और उसका मान लो वायरिंग से ऐसे ऐसे. तो इन दैट केस क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा. सो इन दैट केस म्यूचुअल इंडक्टेंस विल एक्चुअली कट आउट ईच अदर, है ना, मतलब एक दूसरे के फ्लक्स को रिड्यूस करेगा. तो जो टोटल इंडक्टेंस बनेगा वो बन जाएगा L1 प्लस L2 प्लस और माइनस M, डिपेंडिंग ऑन यू नो व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ द करंट इन ईच केस. जैसे अगर दोनों ही क्लॉकवाइज करंट है मान लो दोनों ही क्लॉकवाइज ऐसे करंट जा रहा है, इसमें भी और इसमें भी. इन दैट केस क्या होगा, इसका फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फील्ड और उसका मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होगा. तो यहां से जो फील्ड लाइंस निकलेंगे वो जब उसमें एंटर करेंगे तो दे विल एक्चुअली असिस्ट द फील्ड लाइंस, सो देयरबाय इंक्रीजिंग द फ्लक्स. सो देयरफॉर इन दैट केस द इंडक्टेंस विल इंक्रीज. तो L1 प्लस L2 होगा प्लस M. वो अलग बात है कि मैंने थोड़ा प्रीमेच्योर आंसर दे दिया, L1 प्लस L2 एज इफ कि हमने ऑलरेडी डिराइव कर लिया. बट एनीवे वी आर गोइंग टू जस्ट डिराइव इट. आई एम जस्ट गिविंग अ प्रायर इंफॉर्मेशन कि ऐसे केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस की रोल प्ले करेंगे. इसलिए मैंने पहले ही कर दिया फार. फार होने से क्या होता है, इसका मैग्नेटिक फील्ड उस पर बहुत कम असर करेगी एंड देयरफॉर वी कैन नेग्लेक्ट. सो लेट्स स्टार्ट विद फार एंड देन वी विल इंक्लूड इफ दे आर नियर बाय आल्सो. ठीक है ना. In the meanwhile there are some questions. Okay. These are observations. I mean, Divyam has made the observation कि बाकी कंट्रीज में वो जो कर्व है वो पीक के बाद दोबारा सबसाइड करने लगा है. That's because they have done things in a very disciplined way. So people are disciplined and therefore they are maintaining social distance, avoiding going out, and so on and so forth. And according to Divyam's observation in India, that's not happening. So you never know. There could be explosion of cases also. So rather than coming down, the graph could also accelerate. You never know. I mean, let's see. अब जैसे ये बोल रहे हैं कि मैं कल जा रहा था ग्रैंडफादर के पास मिलने, we saw a lot of people roaming around here and there without following rules. That's an unfortunate truth. I think that has been observed by all of us at some stage or the other, someday or the other. कि हम जब बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि आधे लोग मास्क नहीं है, आधे लोग ऐसे ही खड़े होके ग्रुप में बात कर रहे हैं विदाउट मेंटेनिंग दैट जो कहते हैं ना 2 मीटर डिस्टेंस एंड ऑल, या शायद 1.5 मीटर्स, जो भी है. तो ये सब तो देख रहे हैं. You can't help it. I mean, if people are not taking precautions in spite of knowing such big this thing numbers and all, then nothing can be done. चलो coming back. तो L1 और L2 ये हो गया. तो let's do one thing. Suppose इसमें करंट जा रहा है I. अब मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ बाय सिंगल वन. तो लेट्स से दैट इज इक्वल टू L इक्विवेलेंट. करंट वही जाएगा. अब देखो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा L इक्विवेलेंट इनटू DI/dt. इसके जो वोल्टेज होगा वो होगा L1 DI/dt और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा L2 DI/dt. Now see the voltage across this and this should add up to be equal to the total voltage. So therefore if they're very far, so that I can discount the mutual inductance part, then you have L1 DI/dt plus L2 DI/dt is equal to L equivalent DI/dt. So therefore, as you can see, DI/dt gets cancelled. So you have L1 plus L2 is equal to L equivalent, which means that
You are getting it by plain addition. और ये तो मैंने 2 के लिए बताया, 3 के लिए भी हो सकता है, 4 के लिए भी हो सकता है एंड सो ऑन. ठीक है. बट एक्चुअली क्या होगा, एक्चुअली ये हो जाएगा L equivalent is equal to L1 plus L2, and if they are not very far, then they will influence each other either in a positive way or in a negative way, depending on कि उनके कॉइल का ओरिएंटेशन कैसे है. कि मान लो वायर आया, उसके बाद एक कॉइल क्लॉकवाइज है, फिर गया वायर आगे, फिर एक कॉइल एंटी क्लॉकवाइज है, इन दैट केस तो माइनस एम हो जाए. और अगर दोनों ही क्लॉकवाइज है या दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज है, इन दैट केस प्लस एम हो जाए. इसलिए लेट्स राइट इट एज प्लस माइनस एम. तो यू माइट आस्क कि ये एम क्या है ना. एम मुझे भी नहीं पता, एम मुझे भी नहीं पता. मैं इतना ही कहूंगा इज दैट कि एम का अमाउंट या एम का वैल्यू म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा will depend on how far the coils are there. If the coils are very close by, then M will be high, and if the coils are a little far away, M will be lower, and if you take them very far away, then maybe we can neglect that M part. So in that case, it will just become only L1 plus L2. Okay, so that was about L in series. So multiple L. First discussion was in series. यानी इसके बिहेवियर बिल्कुल रेजिस्टेंस जैसी है. हमें कोई टेंशन नहीं है, सीधे ऐड करो तो टोटल आ गया. हाँ, अगर आसपास रखोगे, नियर बाय रखोगे, then there is that additional parameter of plus minus m. Otherwise तो simple L1 plus L2 will do. अभी हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस, सॉरी सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सर्किट या इंडक्टेंस ऑफ अ सर्किट व्हेन इन सीरीज. अब हम देखते हैं पैरेलल में क्या होता है ना. पैरेलल में देखो क्या होगा. Suppose this is L1, this is L2, this is I. Obviously, this will break up into I1 and I2. So I1 plus I2 तो I है ना. So I is equal to I1 plus I2. ठीक है. और इसका अगर इक्विवेलेंट बनाता हूं, वही I करंट इसमें जाएंगे, लेकिन ये L इक्विवेलेंट हो जाएगा. I is equal to I1 plus I2, so therefore di dt is equal to di1 dt plus di2. सिंपल है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. अब देखो इन दोनों के क्रॉस वोल्टेज सेम होगा. क्यों? क्योंकि सेम पॉइंट के क्रॉस है. So therefore definitely I can say L1 di1 dt must be equal to L2 di2. ठीक है, देखो. And that in turn will be actually equal to L equivalent di. अब इनको मुझे I के टर्म्स में लिखना है ना. तो as you can see here, इसमें से कोई सा भी ले लो. जैसे I1 है और I2 है, तो you can take any one of them. तो इसमें क्या मिल रहा है? I is also equal to I1 plus I2. अब ये जो वोल्टेज है ना, क्योंकि दोनों में सेम है, तो इसको यूज कर रहा हूं. L1 d I minus I2 dt is equal है ना L2 d I2 dt. यानी L1 d I dt is equal to L1 d I2 dt L1 plus I2 into di2 dt. So therefore we can write
di2 dt as equal to L1 by L1 plus L2 into di। ठीक है, तो कोई सा भी ले सकते हैं, बस तो हमने di2 लिखा, di2 के टर्म्स में लिखा, तो लेट्स पुट इट हियर। If I put it here, what will I get? L2 into di2 dt, और di2 dt क्या है? Into L1 by L1 plus L2 into di dt must be equal to L equivalent into di dt, है ना? Is equal to L equivalent into di dt। तो अभी काम करता हूँ, di dt कैंसिल कर देता हूँ, so therefore you have L equivalent as equal to L1 L2 by L1 plus L2, यानी 1 by L equivalent is equal to, पलट देता हूँ मैं, ये हो जाएगा 1 by L1 plus यानी क्या हो रहा है पैरेलल में भी। ओके अक्षय द लास्ट क्वेश्चन, आई एम जस्ट कमिंग टू दैट। यानी पैरेलल में क्या हो रहा है, एग्जैक्टली वही फॉर्मूला आ रहा है या उसी तरीके का फॉर्मूला आ रहा है जैसे हमने रेजिस्टेंस में पैरेलल में किया है ना। और यू नो यू कैन सी दैट। हमें इसमें क्वेश्चन आया हुआ दैट इज आर वी अज्यूमिंग दैट n इज हाई और द लेंथ ऑफ द इंडक्टर इज टू स्मॉल। नहीं, हम लोग तो इसको आइडियल मान के ही चल रहे हैं, ऐसे नहीं है कि यू नो नॉन आइडियल मान के चल रहे हैं। या इसको इस तरह से इंटरप्रेट करो कि ठीक है इट्स क्लोज टू आइडियल, both of them are individually close to ideal inductors, but yes you know one of the flux, I mean if they are nearby then magnetic field lines of one of them will definitely influence the other one also, ये उसका भी influence होगा, and the same will happen the vice versa also। I mean ऐसे नहीं कि इस वाले कॉइल का magnetic field lines उसमें एंटर कर रहा है ना, ये भी तो होगा ना कि उस वाले कॉइल का भी तो इसमें से होके आएंगे, so therefore it acts both ways, I mean, and that is why mutual inductance in practice needs to be taken into account, otherwise far रख दो, then maybe you can remove that a bit। Anyway, so what we reach the conclusion is that parallel में यानी parallel inductor में वही formula बन रहा है जो कि parallel में resistance में बन रहा है। So that's about the fact about series and parallel। अच्छा इसमें एक चीज और भी है that देखो इसमें क्या होता है, अगर parallel में है ना, in that case देखो एक mutual inductance में काम करते हैं, क्यों? मान लो अगर यहाँ से फील्ड लाइंस निकलेंगे ऐसे करके तो वो तो ऐसे घूम के आएंगे ना कुछ कुछ, तो देयरफॉर इसमें अगर सेम ओरिएंटेशन में, इसमें अगर सेम यानी अगर मान लो दोनों में ही क्लॉकवाइज करंट जा रहा है तो इन दैट केस इस केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस माइनस में होगा, क्यों? क्योंकि अगर दोनों में क्लॉकवाइज मान लो और ऐसे करके सपोज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहा है, ये देखो ऐसे तो इसका फील्ड लाइंस यहाँ से उल्टा घूम के आया है, तो यानी यहाँ पे क्या होगा, अगर सेम ओरिएंटेशन में कॉइल रहेंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला पार्ट माइनस में जाएगा, ठीक है ना, और अगर यू नो ऑपोजिट ओरिएंटेशन में होंगे तो प्लस में जाए, ठीक है ना, क्यों? क्योंकि अगर सेम ओरिएंटेशन होगा तो इसके मैग्नेटिक फील्ड भी आगे निकला, इसका तो घूम के ऐसे उल्टा हो जाएगा, तो सेम ओरिएंटेशन में होगा तो माइनस m मतलब, और अगर ऑपोजिट ओरिएंटेशन में होंगे तो यानी एक में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगे, एक में एंट्री करेंगे, तो इसका जो निकला वो भी तो इसमें एंट्री कर रहा है, यानी क्या हो गया इफेक्टिवली फिर यू नो ऐड ही हो रहा है, तो इन दैट केस म्यूचुअल इंडक्टेंस ऐड हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे भी एक वो म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला पैरामीटर है, बट इसका साइन उल्टा होगा कंपेयर टू द सीरीज होगा। सीरीज में अगर दोनों में सेम ओरिएंटेशन में करंट है यानी क्लॉकवाइज है तो प्लस है, और इसमें अगर सेम ओरिएंटेशन में करंट है तो माइनस है, दैट्स द डिफरेंस, ठीक है ना भाई। तो देयरफॉर ऐसे क्वेश्चन में यू माइट से m का पैरामीटर पता कैसे चलेगा, तो देखो m को इस केस में m कैलकुलेट करने का ऐसा कोई तरीका नहीं है, वी हैव टू डिपेंड ऑन फैक्ट गिवन इन द पेपर, मतलब क्वेश्चन है भाई इतना म्यूचुअल इंडक्टेंस ले लो, या म्यूचुअल इंडक्टेंस इज 1/50th ऑफ या 1/10th ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, मतलब कुछ ना कुछ हिंट होगा which will give me a basis of finding out the value of m or at least putting the value of m if required as per the question, ठीक है ना। तो उसको निकालने का ऐसा कोई तरीका नहीं है, ये तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ये तो डिपेंड करेगा ना कितना दूर है, बड़ा कॉइल है छोटा कॉइल है, लॉट ऑफ पैरामीटर्स होते हैं, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, ठीक है। ओके, सो दैट वाज अबाउट अ सीरीज पैरेलल इंडक्टेंस।
and if you want to include, you also need to include mutual inductance as well. अब इसमें एक टाइप के क्वेश्चन बनता है, and that is like this. We are assuming them they are very far. So question is इस केस में ये भी मान लो L है, ठीक है ना? क्वेश्चन इज इस केस में at steady state means final state. Find before S is put on and after S is put on. Go ahead. हाँ बिल्कुल, इसको स्टेडी स्टेट के बाद ओपन किया गया, ठीक है ना? स्टेडी स्टेट के बाद ओपन किया गया. Now Satyam has asked a question is that कि जरूरी थोड़ी है कि पैरेलल वाले जो इंडक्टर्स है वो एकदम पैरेलल रखा भी जाए ऐसे करके. आई मीन तार को आगे पीछे करके हम ऐसे भी रख सकते हैं. बिल्कुल सही बात है. तभी मैंने बोला कि लाइक जैसे मैंने फिगर बनाया था उसके हिसाब से अगर सेम ओरिएंटेशन में कॉइल रहेगा तो इन दैट केस -m, और अगर ऑपोजिट ओरिएंटेशन रहेगा तो +m, जिस तरह से मैंने फिगर बनाया. बट यू कैन डेफिनेटली चेंज इट. ऐसे फिगर में कोई सैंक्टिटी नहीं है. आई मीन फॉर एग्जांपल ये भी तो पैरेलल में होगा कि मान लो ये इंडक्टर है ना, और ये ऐसे हो गया, और दूसरा वाला जो इंडक्टर है वो ऐसे ऐसे, तो ये दोनों भी पैरेलल में है और ये एकदम आमने सामने. तो इसमें उल्टा हो जाएगा कि अगर सेम ओरिएंटेशन में होगा कॉइल्स तो +m हो जाएगा, और अगर ऑपोजिट ओरिएंटेशन में होगा तो -m हो जाएगा. तो देखो जो मैंने फिगर बनाया था मैं उस हिसाब से बता रहा था कि +m और -m कब होगा. लेकिन अगर तुम ऐसे बना दोगे, देखो ये भी पैरेलल है, ये देखो सेम दोनों पॉइंट के अक्रॉस ये वाला इंडक्टर भी है और ये वाला इंडक्टर भी है. ये पैरेलल तो है पर इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल के लिए प्लस हो जाएगा और ऑपोजिट के लिए माइनस हो जाएगा. बिल्कुल सही बात बोला. ये भी सिचुएशन पॉसिबल, उसमें कोई दिक्कत नहीं. मैं तो वो कमेंट कर रहा था जो मैं चलो अब तो मिटा दी, बट ये इसके जैसे, अगर इसके जैसे है तो इन दैट केस सेम ओरिएंटेशन में कॉइल होगा तो -m और ऑपोजिट ओरिएंटेशन होगा तो +m. बट यस अगर पैरेलल को इस तरीके से बनाओ तो फिर इन दैट केस इट विल बिकम सिमिलर एज सीरीज. सेम तो नहीं कहूंगा कि ये फॉर्मूला तो अलग है. अब सीरीज में तो L1 + L2 है ना, और इसमें L1 L2 by L1 + L2 है. द पॉइंट दैट आई वाज डिस्कसिंग वाज कि +m करें या -m करें. तो इस टाइप के फिगर में अलग होगा,
इसमें अलग होगा. Yes, many other possibilities are also there. ठीक है ना? So I agree. हाँ, वही V और R भी ले लो, ये सब तो ले लेना, वो तो obvious है. ठीक है ना? Manan has given. Dhairya Gupta has immediately given answer, and that is E by R and 2E by 3R. नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि मुझे करंट, अच्छा हाँ, करंट भी थी, मुझे एक्चुअली करंट इसमें पता करना इनमें. ठीक है, I started getting answers. I mean, fine. Rohan has also asked a question that is this little philosophical question, and that is ये क्या चक्कर है कि जब भी हम सीरीज पैरेलल करते हैं तो एक जैसे फॉर्मूला आ जाता है या उल्टे फॉर्मूला भी आ जाता है कई बार, जैसे कैपेसिटर के सीरीज पैरेलल, रेजिस्टेंस का या स्प्रिंग का, ये सब थोड़े अलग अलग. जैसे स्प्रिंग का इज मोर क्लोज टू कैपेसिटर, है ना, और इंडक्टर वाला इज मोर क्लोज टू रेजिस्टर इन दैट सेंस. ठीक है ना, क्योंकि सीरीज में प्लस होता है और पैरेलल में 1 वाला होता है. now what he is saying is that ये क्या वो है कि हमेशा इसी तरीके का फॉर्मूला बन जाता है. एक्चुअली अब मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा इज दैट scientists are working on something that is that they have coined two interesting terms. अब ये तो कुछ दो अलग अलग ग्रुप्स काम कर रहे हैं इसलिए नाम हो गया. They are working on two different concepts, and that is called as, एक है TOE, theory of everything, which actually believes in the fact that probably all these are what they believe is that all these different topics are manifestation of similar physics phenomena. So therefore कोई शायद ऐसे कुछ होगा, मतलब which they believe that someday they will discover some kind of a unifying thread across phenomena. So that's what they believe. So like that's what they believe. It may or may not be the truth. So they have coined this thing. एक और उन्होंने टर्मिनोलॉजी यूज करना शुरू किया, that is they are calling as grand unified theory. ठीक है ना? But so I mean that's precisely because of the fact that in many cases actually there are a lot of similarities in the physics that happens. So therefore they have mentioned these two terms. Let's see whether they are right or wrong. Hopefully it happens. Now Satyam has asked a question that is, sir ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम फंक्शन है वन जैसे लेते हैं here linear. Satyam, language not clear. Jay has asked that is ये questions हमेशा directly या inversely proportional का relation होता है. To an extent you are right that most of these relationships that is we have, let's say spring, capacitance, resistance, voltage, current वगैरह ये सब का जो relation है, they are either direct or inversely proportional. So when you have few elements of the same, so it leads to some kind of a common development, and that is either direct addition or one upon addition. I mean, so depends. I won't comment on that. But yes, as I said, to talk about a slightly higher philosophical plane, I mean, scientists do have a belief that probably many of the phenomena that is being observed today are actually manifestation of similar phenomena. It is just that we are looking at from different perspectives, and that's why the laws seem to be differing. But maybe the laws are actually in the underlying current, they are same, and just that they are seeming to be different. But anyway, without going into those, I mean, let's quickly solve this. First of all, is that steady state में क्या होगा, V by R, और तो कुछ नहीं है. Issue इसके यहाँ पे क्या होगा, है ना? तो यहाँ पे उल्टे रेशियो में हो जाएगा, क्यों? क्योंकि L और 2L है, ठीक है ना? देख लो अच्छे से, L और 2L होगा, और उसके चक्कर में क्या होगा, जो करंट हो जाएगा
L di1 dt must be equal to 2L di2 dt। तो इसका करंट कम हो जाएगा, इसका करंट ज्यादा हो जाएगा, यानी E by R की जगह ये हो जाएगा E by 3R और ये हो जाएगा 2E by 3R। ये ठीक है ना। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा, इज दैट सपोज एक जगह पे करंट I पास हो रहा है, ठीक है ना, I करंट पास हो रहा है और ऐसी कुछ L ले लें और दूसरे में स्विच ऑन है और 2L, ठीक है। स्विच जैसे ऑन करेंगे तो करंट कैसे होगा, स्विच जैसे ऑन करेंगे तो करंट कैसे होगा। ठीक है, धैर्य has given the right answer to this and that is, यहाँ पे तो हो गया E by R या V by R, जो भी कह लो, V by R है ना, यहाँ से हो जाएगा V by R और फिर डिवाइड हो जाएगा दोनों में, ठीक है ना। तो बिफोर दैट इस L में आ जाएगा V by R, बिफोर दैट, बिफोर मींस इस स्विच को ऑन करने के पहले तो इसमें V by R होगा स्टेडी स्टेट, पर जब इस स्विच को ऑन कर दोगे इन दैट केस क्या होगा, करंट उसमें भी जाने लगेगा, है ना, एंड देन यू नो इट विल हैपन दैट वे। सपोज दिस इज मेंटेन फिक्स्ड, तो ऐसे केस में एक और एनालिसिस भी है एंड दैट इज see if it is fixed current, see there is a problem with the approach, I will tell you why। ऐसा अगर ये फिक्स्ड करंट हो जाए, है ना, फिक्स्ड करंट अगर हो जाए तो इन दैट केस मान लो इसको भी ऑन कर देता हूं, आफ्टर दिस इज पुट ऑन आफ्टर सम टाइम, इन दैट केस जरा सोचो, फिक्स्ड करंट अगर इसमें होगा तो इसमें भी फिक्स्ड होगा, इसमें भी फिक्स्ड होगा, यानी DI/dt एक्चुअली जीरो है। इफ DI/dt जीरो, मैं स्टेडी स्टेट की बात कर रहा हूं, अगर DI/dt जीरो होगा तो इन दैट केस जो मर्जी करंट जा सकता है, इसमें भी जो मर्जी जा सकता है, इसमें भी जो मर्जी जा सकता है, फिर किस बेसिस पे डिवाइड होगा, है ना। तो वो जो आंसर हमने दिया ना, उस पे भी सवाल आता है, इज दैट कि ये जो डिवाइड हुआ है किस बेसिस पे डिवाइड, isn't it? तो व्हाट इज द आंसर देन, हमने कर तो दिया पैरेलल करके, बट देन दैट इज रेट ऑफ चेंज है, बट व्हाट आई एम आस्किंग इज कि ये डिवाइड किस तरीके से, ऑन व्हाट बेसिस, क्योंकि DI/dt तो जीरो है, तो जो मर्जी करंट चला जाए, जैसे मान लो I है, इसका L और इसका मान लो 2L है, अब बताओ अगर इसमें I/2 जाए तो क्या नुकसान, क्योंकि DI/dt तो जीरो है, तो जो मर्जी करंट जाए DI/dt इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, चाहे करंट 1:1 रेशियो में जाए, चाहे करंट 7:29 रेशियो में जाए, क्या दिक्कत क्या है या नहीं। तो therefore on what basis will it happen as far as the charge distribution is concerned, that is the query। yes, any answer on what basis will the current divide in this case, yes, any answer। Dhairya says ki opposition to flux inside the loop should be zero because of steady state, there is no opposition, yeah, that is okay, but that does not answer my query, and that is ये करंट जो डिवाइड होगा, आधा आधा डिवाइड होने में क्या दिक्कत है ना, आधा आधा भी तो हो सकता है ना, क्योंकि मान लो अगर इसमें स्टेडी स्टेट में I है और I/2 है, तो ये भी स्टेडी स्टेट I/2, ये भी स्टेडी स्टेट I/2, तो देयरफॉर क्या होगा वोल्टेज। हाँ सर, ये जो मैंने कहा है
कि अगर ऑपोजिशन जो इंडक्टर दे रहा है अपोज करने के लिए उसके अंदर लूप के इनसाइड पे, वो तो एल आई होगा। अगर जब स्टेडी, नो सर, ईएमएफ होता है ना, एल आई डी, एल डी आई डी टी। तो अपोजिशन तो ईएमएफ वाला ही होता है। अपोजिशन मतलब जो होता है वो ईएमएफ के थ्रू ही करता है। नहीं सर, अगर फ्लक्स चेंज हो रहा हो किसी लूप के थ्रू तभी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। जब ईएमएफ प्रोड्यूस होना बंद हो चुका है तो फ्लक्स कांस्टेंट हो चुका है। मतलब उसके अंदर जो करंट है वो भी एक फिक्स्ड ऑपोजिशन दे रहा है। और ऑपोजिशन बंद हो गया जब करंट फिक्स हो चुका है ना, अब ऑपोजिशन बंद हो गया। अब ऑपोजिशन बंद हो चुका है तो इसलिए जो दोनों वायर में से जो करंट जाएगा वो उसके अंदर जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा एल आई, फ्लक्स जो प्रोड्यूस करेगा एल आई, वो एक दूसरे को कैंसिल करना चाहिए ना। नहीं क्यों, मतलब टोटल जीरो होना चाहिए क्योंकि ऑपोजिशन तो इंडक्टेंस ही दे रहा है। अगर हम ऑपोजिशन ही जीरो कर रहे हैं, ऐसे कोई फिजिकल फेनोमेना तो है नहीं कि एक दूसरे के फ्लक्स को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। और वैसे भी मैं हो सकता है इनको बहुत फार रखूंगा, अगर फार नहीं रखूंगा तो मेरे लिए दिक्कत है कि वो म्यूचुअल वाला भी बीच में काम करे। तो देखो अगर वेरी फार रखता हूँ तो दैट केस वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो कैंसिल करे ना, है ना। और कैंसिल वैसे भी करेगा नहीं क्योंकि कॉइल तो दूर ही रखेंगे। So let me give you another perspective and think on it. Then that will be probably more convincing. मनन ने भी एक क्वेश्चन आंसर दिया एंड दैट इज लेकिन आधा आधा होगा तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इंटरेक्शन अनबैलेंस्ड नहीं होगा ना। देखो अगर मैं वेरी फार रखूंगा तब तो इन दैट केस इंटरेक्शन होगा ही नहीं, तो मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस को खत्म भी कर सकता हूँ। तो वो तो मेरे ऊपर है। अगर मैं पास रखूंगा तो ठीक है, थोड़ा बहुत इंटरेक्शन होगा, बट मैं दूर भी रख सकता हूँ। So देखो दिस क्वेश्चन आई एम आंसरिंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। Anyway, let me answer this like this that देखो नेचर में जब भी तुम कुछ नेचर में नेचुरल प्रोसेस से होने देते, कुछ भी देखा होगा, एक यूनिफाइंग चीज है ये, मैं वो ग्रैंड यूनिफाइंग थ्योरी की बात नहीं कर रहा हूँ। नेचर में एक चीज देखा होगा, जब भी तुम कुछ नेचुरल चीज तरीके से होने देते हो, इन दैट केस वो इस तरीके से होता है दैट द एनर्जी इज मिनिमम। सो देयरफॉर इन नेचर देयर इज अ टेंडेंसी दैट एनर्जी को वो मिनिमाइज करें, एनर्जी को वो मिनिमाइज करें। यानी अब मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूँ, ये तो एल और 12 का क्वेश्चन पूछा है मैंने, पर मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूँ कि मान लो अगर इसमें आई करंट है और मान लो इसमें I1 है एंड इसमें I2 है, तो यानी इसमें I1 हो गया, इसमें I माइनस I1 हो गया, इसका L1, इसका L2। तो व्हाट इज द एनर्जी, है ना। तो जो टोटल एनर्जी होगा वो हो जाएगा U इज इक्वल टू हाफ L1 I1 स्क्वायर प्लस हाफ, ठीक है ना। एक काम करो, स्मॉल आई कर, आई माइनस स्मॉल, तो हाफ L1 आई स्क्वायर प्लस हाफ L2 आई माइनस आई का होल स्क्वायर, ये हो गया यू, ठीक है ना। अब वेरियस अमाउंट्स में अगर तुम करंट स्मॉल आई को डिस्ट्रीब्यूट करोगे कि 1/3, हाफ, 2/3, 3/4, 4/5 जो भी है, व्हाटएवर अदर फ्रैक्शंस, इन दैट केस अलग अलग अमाउंट ऑफ टोटल एनर्जी होगा और एक सिस्टम फाइनली उस स्टेट में पहुंचेंगे करंट को इधर उधर कुछ 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 करके इन ए मैनर सो दैट the energy is least. In that case क्या हो जाएगा, du di को जीरो करेंगे, यानी ये हो जाएगा L1i ये वाला प्लस L2 into I minus I into minus 1, है ना, should be equal to 0, यानी L1 plus L2 into I is equal to L2I, यानी I is equal to L2I by L1 plus L2, ठीक है ना। I is equal to L2I by L1 plus L2, यानी I क्या हो गया ना, L1 का करंट स्मॉल आई लिया था मैंने, तो L1 का करंट आ गया L2I by L1 plus L2, तो यानी ऑब्वियसली फिर L2 का जो करंट होगा यानी I minus I therefore is equal to L2 की जगह L1 हो गया, L1I by L1 plus L2, यानी अब जाके मुझे ये पता चल रहा है कि जो रिजल्ट आता है वो इस तरीके से होता है, रिजल्ट जो आता है वो इस तरीके से होता है कि सेम एज दैट ऑफ वो जो पैरेलल वाला हिसाब, कि ज्यादा इंडक्टेंस तो कम करंट और कम इंडक्टेंस तो ज्यादा करंट एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है ना।
So that's what gives me a conclusive evidence that yes, the current gets divided in the opposite ratio of their inductances. Current gets divided in their opposite ratio of inductances. ठीक है ना? So that's the phenomenon actually, and that is energy reduction. आवाज आया होगा मेरे ख्याल से तो दूसरे मोबाइल का नोटिफिकेशन. हाँ, ध्रुव has asked कि current flow बस resistance पर depend करेगा. I don't know whether you are asking in this context or the previous question. I mean, the answer to this question is that inductance in the final state offers zero resistance. ठीक है ना? Offers zero resistance. Therefore, to answer your question, answer is partly yes. Now you might say partly वाला word क्यों यूज किया? क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि रेजिस्टेंस सर्किट में है लेकिन पता चला उसको हम यूज ही नहीं कर रहे. ये भी हो सकता है. So therefore, depending on resistance, yes, but depending on all resistors, no, or rather maybe no. क्यों? ये देखो, जैसे मैं दो सर्किट ले रहा हूँ. सपोज ये सर्किट एक है. Now, in the final state, the current will depend on all the resistors. क्योंकि ये इंडक्टर जो है, current will depend on all the resistors. क्योंकि ये इंडक्टर लास्ट में ऑलमोस्ट समझ लीजिए नो रोल प्ले करता. लेकिन उस दिन हमने किया था शायद, एंड दैट इज कि ऐसे वाले केस में स्टेडी स्टेट में these two resistors are not playing any role, so it will depend only on this resistor, whereas in this particular case it will depend on this also, this also, this also. तो स्टेडी स्टेट में यहाँ पे सारे रेजिस्टेंस पे करंट डिपेंडेंट. अगर इनके वैल्यूज बदलोगे ना तो स्टेडी स्टेट करंट बदलेगा. लेकिन इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है, इन दोनों का अगर वैल्यू बदल भी दो, जैसे मान लो अभी 2 ओम है, बाद में 7 ओम और 9 ओम कर दो या कुछ भी कर लो, मतलब बदल भी दो, in that case steady state current में impact नहीं करेगा unless you change this. That's why the answer to your question is, does it depend on resistance? The answer is yes. But does it depend on all resistors? Well, that I cannot commit. That will depend from vary from circuit to circuit. ठीक है ना? That's the answer to your question. Excuse me. Okay, अनिरुद्ध, हाँ बोलो सत्यम. तो जब भी आपने लास्ट में लाइन बोली, एक बार आप दोबारा बोलना, आपने क्या बोला था? मैं कह रहा हूँ कि स्टेडी स्टेट में करंट क्या रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा? तो आंसर इज यस, उसमें कोई शक नहीं. लेकिन करंट क्या हर रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंसी रखेगा? कि जैसे मान लो, देखो व्हाट डू मीन बाय डिपेंडेंसी. द मीनिंग ऑफ डिपेंडेंसी इज कि अगर जैसे मेरा सेविंग्स डिपेंड करता है मेरे इनकम पे, नाउ देयर इज अ डिपेंडेंसी. इट मींस कि अगर इनकम बदलेगा तो उसका इंपैक्ट सेविंग्स पे कहीं ना कहीं होगा. सो दैट्स द वर्ड मीनिंग ऑफ डिपेंडेंसी. तो उस सेंस में अगर देखा जाए तो इसके करंट यानी इस सर्किट के करंट, मेन करंट या जो भी करंट कह लो, डज इट डिपेंड ऑन द रेजिस्टर्स? है ना? द आंसर इज यस, इट विल डिपेंड ऑन ऑल द 3 रेजिस्टर्स. मींस कोई भी अगर इनमें से एक रेजिस्टेंस को बदलोगे तो जो स्टेडी स्टेट करंट होगा उस पे इंपैक्ट पड़ेगा. लेकिन इस पर्टिकुलर सर्किट में क्या हो रहा है, इन दोनों रेजिस्टेंस के वैल्यू बदल भी दोगे, मान लो अभी 5 ओम है, बाद में 10 ओम कर दो, या इक्वल ना करके अनइक्वल कर दो, कुछ भी कर लो, तो जो स्टेडी स्टेट करंट है उस पे कोई इंपैक्ट नहीं है. हाँ, इसका इंपैक्ट इस वाले का पड़ेगा. So therefore, current finally steady state में depends on resistance, yes, but does it depend on all resistance? No. ये मेरा conclusion था. Anirudh has given an interesting explanation, it seems. हाँ, and that is कि rate of change of current will depend on the inversely proportional to the resistance, but that is only in parallel. ठीक है ना? Sorry, resistance inductance. But what you are saying is only for parallel. I hope you are commenting for that particular example. ये वाला slide. Yes, अनिरुद्ध. और इसलिए वो धीरे-धीरे उसके इनवर्स रेशियो में ही डिवाइड हो जाएगा. क्या ठीक है? That's an explanation, no doubt. But I hope you are talking about only for the parallel case. क्योंकि सीरीज में ऐसे नहीं होगा. ठीक है ना? सीरीज में डायरेक्टली होगा.
ठीक है, चलो लेट्स प्रोसीड नाउ। चैप्टर स्टार्ट करते हुए अगर याद होगा मैंने बताया था, चैप्टर स्टार्ट करते हुए मैंने बताया था, अच्छा अच्छी रिकमेंडेड 5 मिनट बिफोर, हाँ मे बी उस समय देखा नहीं था। चैप्टर स्टार्ट करते हुए मैंने बताया था कि ये वाला चैप्टर हम लोग के रियल लाइफ के सबसे करीब है। उसके पीछे रीजन ही है कि जितने भी करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग आजकल में देख रहे हैं हमारे घरों में, उसका मेजर पार्ट, अब मैं फुल 100% तो नहीं कह रहा हूं, बट मेजर पार्ट जो है इसी चैप्टर के थ्योरी से रिलेटेड, यानी ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है ना? अब कैसे? सो दैट्स द क्वेश्चन, कैसे? वेल जितने भी जगह जनरेशन हो रहा है ना, देखो चाहे वो टाइडल एनर्जी हो जिसको हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं, या है ना, या यू नो एक ना ओशन के उस पे भी एनर्जी आजकल प्रोड्यूस करते हैं, एंड दैट इज वेव्स। जो सी में या समुद्र में जो वेव्स होता है ना, उससे भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उसके भी डिवाइसेस है। मुझे अगर कभी वीडियो मिल जाएगा तो मैं बता दूंगा या दिखा दूंगा। और उसमें हम लोग क्या करते हैं ना, समुद्र के ऊपर कुछ डिवाइस लगाते हैं, और समुद्र के जो वेव्स आता है ना ऐसे करके, तो वो जो डिवाइस स्ट्रेट होता है इन जनरल, वो डिवाइस भी ऐसे होके वेव के हिसाब से बन के फिर ऐसे हो। अब वो जो ऊपर और नीचे हुआ, इतने में उसके अंदर एक मैकेनिज्म है जिसकी वजह से पानी, मतलब अब ओरली बताना बड़ा मुश्किल है अनलेस यू हैव दैट वीडियो। आई मीन मे बी समबडी कैन मेक अ सर्च ऑफ इट, एंड दैट इज हाउ टू जनरेट एनर्जी फ्रॉम द वेव्स ऑफ द ओशन। ठीक है ना? एंड आल्सो हाउ टू जनरेट एनर्जी फ्रॉम टाइड्स। टाइड्स मतलब हाई टाइड में पानी का लेवल ऊपर चल जाता है, तो अगर मैं एक डैम बना देता हूँ जिसका लेवल मान लो हाई टाइड के लेवल से थोड़ा सा कम है, तो पानी का लेवल ऊपर गया तो उस डैम में क्या होता है, पानी स्टोर हो जाता है। तो हाई टाइड के दौरान क्या होता है, पानी स्टोर हो जाता है, और लो टाइड के दौरान क्या करते हैं हम लोग, लॉक गेट खोल देते हैं, तो पानी जो है उस डैम से निकल के बाहर जाता है। तो जब डैम से बाहर निकलता है तो देन इट इज पास थ्रू ए जनरेटर। अब उसी जनरेटर के बारे में आज हम बात करेंगे। एसी जनरेटर इज आवर टॉपिक। एसी जनरेटर इज आवर टॉपिक। ये जनरेटर कॉमन है, तो यानी मैं कह रहा था कि रिन्यूएबल एनर्जी में भी यूज होता है, और जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है जैसे फॉसिल फ्यूल बेस्ड, कोल बेस्ड हो गया, गैस बेस्ड हो गया, या पेट्रोल डीजल बेस्ड हो गया, इनके या इवन न्यूक्लियर फ्यूल के वजह से भी हो जाए, तो अल्टीमेटली द कॉमन पार्ट दैट इज देयर इन एवरी एनर्जी जनरेटिंग डिवाइस इज दिस एसी जनरेटर, या एवरी एनर्जी जनरेटिंग सिस्टम इज एसी जनरेटर। अब जाके लास्ट 5 to 10 इयर्स में, धीरे धीरे हम लोग सोलार की तरफ चल, और अब जाके कुछ माइलस्टोन्स अचीव हुआ है। माइलस्टोन नंबर 1 आई थिंक 3-4 साल पहले माइलस्टोन नंबर 1 अचीव हुआ, एंड दैट इज द एनर्जी रेट ऑफ सोलार फर्स्ट टाइम ब्रीच्ड दैट ऑफ थर्मल इन द सेंस कि थर्मल पावर प्लांट्स में जो एनर्जी का जो प्रोडक्शन का जो कॉस्ट आता है पर यूनिट, वो पहली बार ब्रीच हुआ था बाय सोलार फ्यू इयर्स बैक। बट एक और इंटरेस्टिंग माइलस्टोन अभी लास्ट वीक 10 डेज पहले ही हुआ है, एंड दैट इज रियल डिफरेंट। अब ये सब थोड़ा सा अलग टॉपिक पे चले जा रहा हूँ, बट चलो ठीक है, नाउ दैट आई हैव स्टार्टेड, लेट मी कंप्लीट इट। तो पहली बार, अच्छा मैं 10 साल पहले की बात करता हूँ, तो द ऑन साइट कॉस्ट of thermal power used to be around 2 rupees, around 1.5 से 2 रुपए होता है, डिपेंडिंग ऑन कि वो कोल एकदम बगल में है या थोड़ा सा दूर है, फिर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जुड़ जाता है। तो कोल पिट पे, यानी जहां पे कोल माइन है उसके अगर 10 किलोमीटर के अंदर अगर वो होता है पावर प्लांट होता है, इन दैट केस ट्रांसपोर्ट बहुत आसान है। दे जस्ट पुट रोलर्स एंड द थिंग्स रीच स्ट्रेट टू द फैक्ट्री एंड कंपनी और व्हाटएवर फैक्ट्री पावर प्लांट, एंड देन दे प्रोड्यूस पावर। उसमें तो ऑलमोस्ट 1.5 रुपए का कॉस्ट आता है पर यूनिट। बट यू माइट से घर में तो हमारा 5 रुपए 10 रुपए चार्ज करते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ द ह्यूज ट्रांसमिशन कॉस्ट एंड द ट्रांसमिशन लॉसेस, प्लस चोरी चकती तो अलग बात है। अब सोलार में लेकिन पब्लिक कंजम्पशन के लिए जो कॉस्ट मिलता था मतलब शहरों को, वो अराउंड 3 to 4 रुपीज के आसपास होता था।
10 साल पहले सोलार का कॉस्ट होता था 15 रुपए में, लेकिन सोलार टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, तो वो ब्रीच होते होते 15 कम होते 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 अब वो 3 रुपए पे आ गया था। दैट वाज अराउंड 3-4 इयर्स बैक। तो यानी वो एक माइलस्टोन अचीव हुआ था वेयर सोलार पावर प्लांट या सोलार पावर जनरेशन एट दी ऑन साइट मींस जहां पे यूज होगा। देखो जहां पे प्रोड्यूस कर रहे वो अलग बात होता है, प्रोड्यूस तो दूर होता है कई बार, फिर वो ट्रांसमिशन वगैरह लॉसेस वगैरह। तो यानी प्रोड्यूस पता चला 1.5 रुपए में हो रहा है, बट उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फायदा नहीं, क्योंकि मुझे तो मिल रहा है अल्टीमेटली, शहर को तो मिल रहा है अराउंड 3 रुपीज 50 पैसा। सोलार का 15 रुपए से स्टार्ट होके 350 रुपीज का जो बैरियर है वो ब्रीच हुआ था अराउंड 3-4 इयर्स बैक। अभी लास्ट 10 डेज में एक और ब्रीच हुआ। सोलार पावर का कॉस्ट अगर थर्मल पावर के बराबर भी हो जाए ना, तो भी उसका इफेक्टिव कॉस्ट हायर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो 24 घंटे जनरेट नहीं होता और हमें रिक्वायरमेंट 24 घंटा होता है। इसलिए सोलार में क्या होता है, अगर मान लो तुमको 10 यूनिट का पावर चाहिए या 10 व्हाटएवर पावर चाहिए, तो सोलार में तुमको एक तो 15-20 जनरेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 15-20 जनरेट करके दिन में उसको स्टोर करना पड़ेगा, सो दैट जनरेट मैं 20 करूंगा और स्टोर कर लूंगा आधा, रात के टाइम उस स्टोरेज से फिर हम सप्लाई करेंगे। नाउ दैट एक्चुअली बिल्ड्स ऑन द कॉस्ट, and therefore the effective cost, even when the running cost is 3.50 rupees, the effective cost becomes more, क्योंकि वो स्टोरेज डिवाइस अलग से होता है, कॉस्टली भी आता है, फिर उसको दोबारा सप्लाई करो, ऑल दोस थिंग्स आर देयर। लेकिन अभी लास्ट 10 डेज में स्टोरेज कॉस्ट को इंक्लूड करके अब थर्मल पावर और सोलार पावर बराबरी पे है। So these are all milestones. I mean, those who are interested can read on all these things. But one thing is there is that अब तो चलो ठीक है, टेक्नोलॉजी सोलार की तरफ जा रहा है, लेकिन पिछले 200 साल में जो हमारे घर में सप्लाई होता था, that used to be done and that is still being done majorly by this device called as AC generator. ठीक है, अब AC जनरेटर में क्या है ना? Well, there are a lot of things happening. Khushi has said that recently a group of researchers have generated electricity even from shadows. चलो, there are a lot of things, developments happening. चलो, AC जनरेटर है क्या? AC जनरेटर है एक मैग्नेट, ये एक मैग्नेट हो गया, और ये उसका मैग्नेट का काउंटर पार्ट। मान लो ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ठीक है ना? This is a magnet, and in the presence of this magnet, let's say there is a coil. This coil is actually what? Wound around a cylinder. कैसे? मैं इसे ऐसी साइड में दिखा देता हूँ। ये अगर एक सिलेंडर हुआ, ये जो कॉइल होता है ना, ये एक्चुअली सिलेंडर के अराउंड वाइंड किया जाता है, तो कुछ ऐसे होता है इसका स्ट्रक्चर। ये ऐसे कॉइल होता है और फिर यहाँ से एंट्री और एग्जिट होता है, यानी एंट्री ऐसे जाके कॉइल, कई टर्न्स होंगे, फिर एग्जिट। So this is what happens actually. That's how the coil is made up. और ये जो सिलेंडर होता है, इसके साथ एक शाफ्ट होता है, और उस शाफ्ट के साथ कोई ना कोई सिलेंडर को घुमाने वाला डिवाइस चाहिए, चाहे वो पानी का फोर्स हो इन हाइड्रो पावर प्लांट, या मे बी थर्मल पावर प्लांट में स्टीम का फोर्स हो, तो सम एजेंट हैज टू रोटेट इट। तो इंडिया में जो स्टैंडर्ड है वो है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। कभी अगर पावर प्लांट में जाने का मौका मिला, किसी के पेरेंट वगैरह काम करते हो समथिंग लाइक दैट, तो जरूर जाना, देखना, इट्स हॉरेंडस नॉइज। मैं गया हूं, तो उसके जो शॉप फ्लोर होता है, मतलब जो जहाँ पे पावर प्लांट चलता है, ह्यूज सिलेंडर्स आते हैं, मतलब सिलेंडर का डायमीटर जो होगा ना, एक कमरे के हाइट के बराबर होगा, मतलब लगभग समझ लो कि डायमीटर होगा करीब करीब 4 से 5 मीटर एक एक सिलेंडर। कई बार तो बॉयलर्स बहुत सारे होते हैं, मल्टी सिलेंडर्स होते हैं, और वो सिलेंडर एक सेकेंड में 50 बार घूम रहा है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। सो ईच सिलेंडर इज रोटेटिंग एक्चुअली 50 टाइम्स इन 1 सेकेंड। दैट्स अ ह्यूज स्पीड एक्चुअली। और इतना बड़ा सा भारी सा सिलेंडर जब घूमता है तो ऑब्वियसली जबरदस्त आवाज होता है। तो वहां पे जो शॉप फ्लोर होता है, वहां पे यू कैन नॉट गो विदाउट ईयर प्लग्स। और जो बातें होते हैं ना, दे डोंट कम्युनिकेट बाय ओरली, क्यों सुनाई नहीं देता। वहां पे तो ये हाल होता है कि अपना वॉइस वो भी नहीं सुनाई देता, खुद बोल रहे हो पर सुनाई नहीं दे रहा अपना। तुमको भरोसा नहीं हो कि मैं वही बोल रहा हूँ ना जो मैं सोच रहा हूँ, ऐसे लगेगा तुमको। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब मैं गया हूँ इसलिए मुझे मालूम है। तो लाइक एंड दे कम्युनिकेट ऑल बाय साइन लैंग्वेज कि ये चाहिए वो चाहिए। सो दे हैव देयर ओन कोड। आई मीन
क्योंकि ऑब्वियसली वहां पे कोई परमानेंटली तो नहीं रहता है, बट मान लो कुछ रिपेयर मेंटेनेंस करना है या जस्ट ऑब्जर्वेशन करना है कि सब ठीक ठाक चल रहा है या नहीं, पैनल्स होता है ना वहाँ, तो उसके लिए आते हैं 5-10 मिनट, फिर कुछ चाहिए मान लो आपस में, तो दे हैव देयर स्मॉल कोड लैंग्वेज एंड देन दे गो बैक टू देयर केबिन. केबिन इज लाइक साउंड प्रूफ एंड ऑल, तो वहां पे उतना आवाज नहीं आता, बट फिर भी थोड़ा बहुत आता है इवन आफ्टर साउंड प्रूफ. सो इट्स सच ए ह्यूज साउंडिंग मशीन दिस जनरेटर. तो ये घूमते हैं ऐसे कर, तो ये ऐसे करके घूमता है. अब बताओ अगर इसके यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे करके है ना, तो what are the different orientations? Let's start like this. Suppose the coil has started like this. और ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है. What is the flux? What is the flux? है ना, तो flux will be what? B dot A. बट अगर मान लो इसमें n टर्न्स होंगे, है ना, यानी फ्लक्स जो होगा इन जनरल क्या होगा, n into B dot A, यानी इक्वल टू n B A cos theta. And obviously A is the area of this coil. N is the number of turns. और नॉर्थ पोल साउथ पोल तो है ही है, so that's producing the B. You get B vector. ये नॉर्थ टू साउथ. तो इसके अंदर रखा जाता है, so that you can use it. ये हो गया. तो therefore EMF क्या होगा? माइनस d phi dt. यानी क्या हो गया? N B A. एक माइनस इधर और cos थीटा का भी डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, तो इसलिए वो गायब हो गया. साइन थीटा. लेकिन मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो एक डी थीटा टर्म भी आएगा इनटू डी थीटा डी. अब डी थीटा डी का होता है ओमेगा, तो दैट इज इक्वल टू 2 पाई न्यू. तो इंडिया में 50 हर्ट्ज. आई होप आई एम करेक्ट. शायद ये हो गया इन इंडिया एंड यू नो इन यूरोपियन कंट्रीज, और जहां तक मुझे नॉलेज है इट इज इक्वल टू 60 हर्ट्ज, है ना, इन यूएसए. नाउ यू माइट से ये 60 में क्या फर्क क्यों कर दिया गया? देखो क्यों किया गया फर्क, ये तो खैर मुझे भी नहीं पता, बट मे बी इन सम सेंस यूएस ऑलवेज मेक्स रूल्स डिफरेंट फ्रॉम यूके. ये एक टेंडेंसी है, मैंने देखा. तो शायद ये वजह रहा हो, क्योंकि ये हिस्टोरिकल चीज है. लेकिन इसमें कोई सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी नहीं है कि नहीं 60 वाला तो ज्यादा है, हम लोग कम है, ऐसे कुछ. वो फ्रीक्वेंसी का चॉइस होता है, ठीक है ना. देखो ऐसे कुछ नहीं कि ये वाला सुपीरियर और ये वाला इंफीरियर. Unfortunately, I have to take attendance. Let me just quickly take attendance. टाइम लगता है. एक काम करो, अब इसके ग्राफ आप बनाओ, EMF वर्सेस टाइम एंड ऑल. इसके ग्राफ बनाओ एंड I'll just quickly revert.
हाँ, तो जो मैं कह रहा था इस दैट ये जो होगा इन दैट केस d थीटा dt ओमेगा हो गया, सो दिस विल बिकम एक्चुअली n b a ओमेगा sin। अब हमें पता है कि ओमेगा जो होता है वो होता है थीटा बाय t, तो वी कैन राइट थीटा एज ओमेगा t, सो दिस विल बिकम एक्चुअली ओमेगा t, यानी इसका जो फाइनल वो बनेगा दैट इज अ साइन कर्व। यानी हमारे घर में जो सप्लाई हो रहा है, हमारे घर में जो सप्लाई हो रहा है दैट इज अ साइनूसॉइडल वोल्टेज, और इसलिए इसको बोला जाता है ऑल्टरनेटिंग करंट। मींस एक बार डायरेक्शन कुछ होता है, एक बार डायरेक्शन कुछ होता है, रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जैसे मैं बता रहा हूं यहाँ पे ये हो गया ई नॉट, है ना, ये भी हो गया ई नॉट, ये ई नॉट और ये माइनस ई नॉट। तो देयरफॉर अगर मैं इसे ग्राफ बनाता हूं तो ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना। So this kind of a sinusoidal AC or alternating current or alternating voltage is what we actually receive in our homes, ठीक है ना। In our homes we don't receive a DC current first, and that is something that you are already aware of it, ठीक है ना। चलो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, इसके ऊपर और डिस्कशन करना है, इसका भी यू नो when it comes to boards this is an important question, इसलिए मैं एक दो चीजें बता दूंगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन आता है तो कई बार 5 मार्कर इससे खूब आता है। वेरी पॉपुलर क्वेश्चन एज फार एज 5 मार्कर इज कंसर्न एसी जनरेटर। तो उसमें 5 मार्कर में 5 मार्क्स लाने के लिए क्या करना पड़ता है वो मैं बता दूंगा, कल बता देंगे इसको, एंड देन वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चंस एंड अदर थिंग्स व्हिच आर मोर कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेड, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं फिर। वेल रोहन has asked कि इसमें भी मैग्नेट का कॉइल फेसिंग सरफेस कर्व्ड नहीं होता। एक्चुअली क्या ना, इसमें कर्व्ड होना कोई जरूरी नहीं, इसमें कर्व्ड होना कोई जरूरी नहीं, बल्कि इसमें तो हम चाहते हैं कि साइन थीटा का फंक्शन हो। देखो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, हम चाहते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो पैरेलल ना हो, जबकि यहाँ पे हम चाहते हैं कि पैरेलल हो, लेकिन फिर भी हल्का सा कर्व किया जाता है, दैट इज टू एकोमोडेट द रोटेशन ऑफ दैट कॉइल, सो दैट कॉइल मैग्नेट से दूर ना हो या ऑलमोस्ट इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो इसलिए अगर मान लो एकदम स्ट्रेट मैग्नेट रखते हो तो कॉइल ऐसे है और ऐसे है, देखो डिस्टेंस बढ़ रहा है घट रहा है ना, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हल्का सा कर्व करते हैं। बट जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में उसमें तो मैग्नेट बिल्कुल ऐसे होता है कर्व, so that the magnetic field lines are actually curved, so there is a requirement for that curve, जबकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है पैरेलल का, तो therefore यहाँ पे ज्यादा वो क्या बोलते हैं कर्व नहीं करते हैं, हल्का सा कर्व करते हैं, that is to accommodate the rotation of the coil, कि लगभग मैग्नेट से इक्विडिस्टेंट रहे लगभग, so that the B can be approximately uniform within the coil. Anyway, these are discussions we will do tomorrow. We'll carry on tomorrow. ये थोड़ा सा बोर्ड वाला टाइप का है, but anyway we'll still need to do it, and let's see. Okay, चलो आज के लिए इतना ही। Thank you, sir. Okay, okay. Thank you, sir. Okay, thank you.